जय हिंद दोस्तों, मैं राम बाबू इस करेंट अफेयर्स के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है भारतीय इतिहास में। आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को संविधान निर्माता और भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था। इनके बारे में सबसे पहले करेंट अफेयर्स को स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो यानी कि भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था और ये कहाँ हुआ था, महू प्रांत में, जो आज मध्य प्रदेश में पड़ता है। अम्बेडकर नगर यानी कि उस नगर का नाम वर्तमान में अम्बेडकर नगर रख दिया गया है, वहाँ हुआ था। बात करें कि इस बार जो जयंती इनकी मनाई गई है तो ये कौन सी जयंती है, तो ये 132वां जयंती मनाई गई है उन्हीं के सम्मान में, अम्बेडकर जयंती। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म 1891 में 14 अप्रैल को हुआ था। अम्बेडकर जी, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक कहाँ है, तो यह नई दिल्ली में है, ये बनाया गया था। तो 65 वर्ष हो चुके हैं अब तक। इनके बारे में और बात करें, भारतीय संविधान के ये जनक माने जाते हैं, पिता, महान शिक्षाविद और लेखक के साथ साथ पत्रकार भी थे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। निपुण राजनीतिज्ञ भी थे, लगभग इनको 11 भाषाओं का ज्ञान था। महान विधि विधेयक भी थे, यानी विधि निर्माता के साथ साथ विधियों के बारे में अच्छा नॉलेज था। प्रथम विधि न्याय मंत्री भी थे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये समाज सुधारक रह चुके थे। समाज सुधारक, दलित और बौद्ध आंदोलनों के प्रेरक रह चुके हैं ये। बोधिसत्व यानी कि 1996 में धर्म परिवर्तन इन्होंने किया था। महान अर्थशास्त्री भी थे ये। दलितों के लिए विशेष महानायक थे, यानी कि महानेता थे। इनको भारत रत्न कब मिला, तो इनको भारत रत्न जो है 1990 में मिला। अब इनके बारे में कुछ इनके परिवार की चर्चा कर लेते हैं। पिता जो थे कौन थे, तो रामजी मालोजी सकपाल थे, भारतीय सेना की महुहावनी में सेवारत थे ये। और माता जो थी, माता कौन थी, भीमाबाई थी। और पत्नी तो आप जानते ही होंगे, रमाबाई। 1935 में इनकी पत्नी का निधन हो गया, यानी आप समझ सकते हैं कि इनसे पहले हो गया। अब दूसरी पत्नी, यानी कि इनकी दूसरी पत्नी क्या थी, सविता अम्बेडकर, डॉक्टर शारदा रवि पूर्व नाम था उनका। बचपन का नाम देखिए भीमराव अम्बेडकर साहब का क्या है, तो भीवा या फिर भीम लोग कहते थे, भीमराव भी लोग कह देता था लोग बचपन में। इनका पुत्र देखिए कौन है, यशवंत अम्बेडकर। अन्य 4 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, बचपन में ही हो गई थी। चलिए, और इनके बारे में अगर बात करें हम, शिक्षा शोध में क्या क्या उपलब्धियाँ इनको मिली है, एक एक करके हम देखते हैं। 7 नवंबर 1900 ईस्वी को प्रथम कक्षा इसी ही दिन, यानी कि महाराष्ट्र, यानी 14 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार विद्यार्थी दिवस मनाती है। यानी कि महाराष्ट्र सरकार जो है इन्हीं के दिन पर, यानी कि 14 तारीख को ही, या 7 नवंबर 1900 ईस्वी को ये हुआ था उस दिन, यानी इसी दिन ये क्या मनाती है, महाराष्ट्र सरकार विद्यार्थी दिवस मनाती है। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। 1907 में मैट्रिक परीक्षा में सफल हुए ये। इसके बाद में हाई स्कूल बम्बई से। 1912 में अर्थशास्त्री राजनीतिक विज्ञान में बीए किए बॉम्बे विश्वविद्यालय से। आप देखते जाइए, 4 नंबर में है कला स्नातकोत्तर, यानी कि एमए। अर्थशास्त्र में मुख्य विषय इनका रहा समाजशास्त्र, इतिहास, दार्शनिक शास्त्र, मानव विज्ञान। 1915 में ये पूर्ण कोलंबिया विश्वविद्यालय से किए। इसके बाद में अगर बात करें हम, प्रथम शोध एमिशन इंडिया
कॉमर्स भारतीय वाणिज्य स्नातकोत्तर के लिए ये चुने गए। द्वितीय शोध नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिका एंड एनालिटिकल स्टडी 1916 में कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई थी इनको। तृतीय शोध संस्थान ये एलुकेशन ऑफ प्रोविंशियल थे। अब हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र में पीएचडी इन्होंने 1916 में की। 5वां नंबर ने ग्रेड इन बेरिलिस्ट की पढ़ाई की, ये लॉ की पढ़ाई यानी कि वकालत की पढ़ाई 1916 में की इन्होंने। अब देखिए साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स MScDSPC 1916 में इन्होंने प्रवेश किया और 1922 में वहाँ से ये डिग्री हासिल की। इसके साथ अर्थशास्त्र में मेडियस यानी कि MDSc 1923 में डिग्री प्रदान कर लिए और शोध में दी प्रोविंस ऑफ द रूसी इट्स अमेरिजन एंड इट्स सोल्यूशन भारतीय में RBI की स्थापना का स्रोत इन्होंने बताया। तीसरी और चीनी डायरेक्ट LLD 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में इनको मिला। इसके आगे अगर बात करें 8 डिग्री DA अस्मिनिया विश्वविद्यालय में 1953 में हैदराबाद से। कुल 32 प्रकार के इनके पास डिग्रियां थी। ये सारे 1 2 3 करके हम 8 गो डिग्री का नाम आपको बताए हैं। इनको ऐसे 32 की डिग्रियां प्राप्त थी। आप समझ सकते हैं कितना पढ़ाई किए थे वे। आगे देखते हैं इनके बारे में और क्या है। राजनीतिक जीवन यानी कि ये राजनीति में कब प्रवेश किए। बॉम्बे विधान परिषद सदस्य सबसे पहले ये बनते हैं। कब बनते हैं तो 1926 में, 1936 तक रहते हैं। बॉम्बे विधानसभा का सदस्य बनते हैं 1937 से 1942 में। श्रम मंत्री इनको बनाया गया था 1942 से 1946 तक। उसके बाद में भारत में प्रथम कानून मंत्री यानी कि न्याय मंत्री बने थे तो 1947 से 1951 तक रहे। राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे 1952 से 1956 तक। उसके बाद में इनकी पत्रिका देखें क्या है। मुख्य नायक पत्रिका है जो 1920 में प्रकाशित की गई। समता 1928 में प्रकाशित की गई और बहिष्कार भारत 1927 में ये पूछता है। जनता 1930 में, प्रबुद्ध भारत 1956 में ये प्रकाशित होगा। और इनकी पुस्तकें देखिए, ये तो पत्रिका हुआ और पुस्तकें हैं। देखिए कौन सी पुस्तक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति प्रथा का विज्ञान माना जाता है जो मई 1936 में प्रकाशित हुई। और दूसरा है बिचवे टू इकमेनिस्पेंस मई 1936 में। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया थ्रेड्स ऑन पाकिस्तान 1940 में। हुए दिस शुरुआत 1946 में प्रकाशित की गई। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, करेंट अफेयर्स पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू की थी। यानी कि पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू की, तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। देखिए इसके बारे में और कुछ हम बात कर लें। इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों और पशुओं की आजीविका को सपोर्ट मिलेगा, यानी कि जो जीविका है उन्हें सपोर्ट मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, पशुओं को गुणवत्तापूर्ण उपचार की जाएगी, समय पर उसे डिलीवरी भी मिलेगी, सुनिश्चित करना होगा। यानी कि पशुओं को सुरक्षा में ध्यान रखा गया है इसमें। और इसमें बात करें हम, इसका उद्देश्य पशुओं के गुणवत्तापूर्ण उपचार के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना है। किसानों को कृत्रिम गर्भाशय, दवाई, टीकाकरण, सर्जरी और बंझापन परीक्षण और जैसी पशुओं को चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यात्रा अतिरिक्त खर्च को बचाना होगा। यानी कि ये व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जाएगी। पशुपालन विभाग ने इसके लिए मोबाइल वैन तैयार किया है। यह वैन सीधे पशुओं तक पहुंचाएगी। ये वैन है जो आपको इमेज दिखाया जा रहा है, यही गाड़ी है जो 1962 के तहत इसे लाया गया है। ये क्या है देख लीजिए, पशुधन संजीवनी हेल्पलाइन योजना के तहत इसे शुरुआत किया गया है। अब बात कर ले हम जिस राज्य में इसकी शुरुआत हुई है उस राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो है अभी
यानी हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला है। राजधानी कहाँ है? तो शिमला और धर्मशाला है, जो शीतकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्या रहा? किस पड़ोसी देश ने भारतीय डिजिटल पेमेंट ई वॉलेट स्वीकार करने पर सहमति दे दी है? तो ये जो है नेपाल की सरकार ने क्या दी है? इसकी सहमति दे दी है नेपाल की सरकार ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा हम कर लेते हैं। हालांकि नेपाल में यूपीआई वर्ष 2023 में ही शुरू हो चुका है, यानी शुरुआती दौर में, लेकिन ई वॉलेट को अब लागू किया गया है। उस समय जब शुरू किया गया था तब लागू नहीं किया गया था। नेपाल और भारत बॉर्डर क्रॉस ई वॉलेट के माध्यम से डिजिटल पेमेंट पर सहमति अब मिल गई है। इससे करेंसी एक्सचेंज की समस्या दूर हो जाएगा और व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेपाली पीएम प्रचंड भारत दौरे के दौरान इस पर हस्ताक्षर होंगे। इस बाद भारतीय पर्यटकों को नेपाल में फ़ोन पे यानी कि भारत पे या फिर फ़ोन पे या गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से डिजिटल भुगतान की अनुमति होगी। कहने का मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति नेपाल में जाता है पर्यटक बन के या फिर घूमने के लिए जाता है या फिर भारत में आता है, तो ये सुविधा उनको मिलेगी। यानी कि कोई भी सामान खरीदता है तो फ़ोन पे या फिर एटीएम या फिर पेटीएम या फिर गूगल पे से वो अपना भुगतान कर सकता है। पिछले साल वर्ष 2022 में भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एनपीसीआई और इसकी अंतर्राष्ट्रीय शाखा इंटरनेशनल पेमेंट ने नेपाल में एकीकृत भुगतान इंटरफेस लागू किया, जो नेपाल में पहली बार क्रॉस बॉर्डर भुगतान प्रणाली प्रदान करती है। अब बात कर ले हम नेपाल के अभी प्रधानमंत्री कौन है यानी पीएम। तो वहाँ के जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड है प्रधानमंत्री, और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट यानी कि रामचंद्र पौडेल है। ये अभी नया बने हैं। और नेपाल की राजधानी की बात कर ले तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और वहाँ पे भी नेपाल में क्या चलता है? नेपाली रुपया चलता है। वहाँ पे नेपाली रुपया पैसे के रूप में चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने को पहली बार राफेल भेजा है? तो ये तो जो है ये ओरिजियन यानी फ्रांस में आयोजित मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में भेजा गया है। और देख लेते हैं, यह युद्धाभ्यास फ्रांस में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया 23 यानी कि कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास अप्रैल 2023 में आयोजित हुआ। ये देखिए ये कहाँ पे हुआ? तो ये यूएस में हुआ, यूएसए में हुआ। अब देखिए बात करें हम स्थान ये कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल के एयरफोर्स स्टेशन कुर्लाईकुंडा और पानागढ़। और इस अभ्यास में सुखोई 13 MKI राफेल तेजस और जागुआर लड़ाकू विमान शामिल किए गए हैं। इसमें यानी कहने का मतलब है कि भारत और इंडिया कहने का मतलब है भारत और यूएस के बीच में जो युद्धाभ्यास हुआ, इसमें कौन कौन से युद्धाभ्यास के लिए कौन कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया गया। यानी कि इसमें सुखोई 30 MKI राफेल तेजस जागुआर लड़ाकू विमान के साथ शामिल किया गया था। यह एयर एक्सरसाइज कोविड-19 के कारण 4 वर्षों के बाद में आयोजित हो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि ये 4 वर्षों के बाद हो रहा है। इसकी शुरुआत 2004 में भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। इसकी जो शुरुआत है 2004 में भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। एयर इंडिया के चीफ अभी वर्तमान समय में कौन है? तो ये मार्शल विवेक राम चौधरी है। और सीडीएस कौन है? तो जनरल अनिल चौहान जी हैं अभी वर्तमान समय में। क्वेश्चन नंबर 5 को रहा है कि किस देश में आयोजित इनियोचोस
2023 में इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट भेजे हैं, तो ग्रीस में भेजे, यानी कि ग्रीस पहले इसे यूनान के नाम से जाना जाता था, यह युद्धाभ्यास भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में होगा। इस युद्धाभ्यास में भारत ने सुखोई 13 MKI फाइटर जेट्स को रवाना किया है वहाँ पे। यह युद्धाभ्यास 3 चरण में होगा। देखिए ये 3 चरण कौन कौन से हैं। पहला चरण में किस डेट में होगा, तो 18 से 23 अप्रैल को होगा। दूसरा 24 से 4 मई को होगा, और तीसरा जो है 5 मई से 8 मई के बीच में होगा, यानी कि इस डेट तक होगा। ग्रीस की अगर हम बात करें, यानी यूनान, इसकी राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है, तो इसके राष्ट्रपति है कटेरिना सकेलोपोलोऊ है। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, किरियाकोस मित्सोताकिस है, यानी कि किरियाकोस मित्सोताकिस है। और राजधानी एथेंस है, यानी कि ग्रीस की राजधानी अभी कहाँ है, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले, 6 नंबर का एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में मेडल जीता है, यानी कि एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने कौन से भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, यहाँ पे देखिएगा, यानी कि भार वर्ग में मेडल जीता है। तो ये 57 kg में ये मेडल जीते हैं। यह आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह आयोजन जो है यह कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ था। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अंतिम पंघाल ने किस भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, ये सिल्वर मेडल जीते हैं। तो ये 53 किलो के भार वजन में ये मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में रूपिन गहलावत ने किस भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, तो ये 55 किलो में जीते हैं। निशा हरिया जो है 68 किलो में सिल्वर मेडल जीते हैं। अमन सहरावत जो है 57 kg में गोल्ड मेडल जीते हैं। और कुछ देख लेते हैं इससे। सिल्वर मेडल में देखिए कौन कौन जीते हैं, अंतिम पंघाल जीते हैं 53 किलो में, रूपिन गहलावत 55 किलो में, निशा दहिया 68 किलो में। ब्रॉन्ज मेडल किस किस में जीते हैं, ये देख लीजिए आप। दीपक मिर्का 79 kg में, सुनील कुमार 87 kg में, और नीरज छिकरा 63 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अंशु मलिक 57 kg में जीते हैं। सोनम मलिक 62 kg में जीते हैं। मनीष भानवाला ये 65 kg में जीते हैं। और विकास दलाल जो है 72 kg में ये जीते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने, यानी कि किस राज्य की गोल्ड पेंटिंग को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है, तो ये मध्य प्रदेश को मिला है। गोल्ड पेंटिंग भगवान, देवी, प्राकृतिक, पेड़, चंद्रमा, सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाले पेंटिंग है। यह पेंटिंग गोल्ड, यानी कि यह पेंटिंग जो है गोंड जनजाति जो है उनके लिए सबसे प्रसिद्ध है, यानी कि यह बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है। अब मध्य प्रदेश के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई पटेल है। मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। और राजधानी तो आप तो जानते ही हैं, भोपाल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया, तो ये किसे चुना गया, तो दत्तात्रेय नारायण
धर्माधिकारी को चुना गया है। दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को चुना गया है। और देख लेते हैं इससे संबंधित मुख्य फैक्ट क्या है। यह पुरस्कार समाज सेवक और सुधारकों के लिए प्रसिद्ध है, यानी उसी के रूप में उन्हें दिया जाता है। उन्हें केंद्र सरकार ने साल 2017 में पद्म श्री से सम्मानित भी किया था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के तौर पर विजेता को मेडल, यानी कि एक मेडल और एक प्रसंस्करण पुस्तिका और 25 लाख रुपये की नगद राशि दी जाती है। दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी वृक्षारोपण, मेडिकल और शिविर, जेंडर और जनजाति के सशक्तिकरण और बच्चों की प्रशिक्षण देना, वयस्कों के लिए साक्षरता केंद्र, रोजगार मेला का आयोजन करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना और उसे सहयोग प्रदान करना, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाना, ये सारा काम दत्तात्रेय नारायण जी किए हैं। इसलिए उन्हें महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन रहा। आप सभी से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका कोई भी क्लास मिस न करे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।